देखिए, बदले की कोई भी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और ईरान जो बदला ले रहा है वो भी वैसा ही है। लेकिन ईरान पर हमला किया अमेरिका ने। इजराइल पहले से हमले कर रहा था। बड़ा हमला या दुनिया में चर्चित हमला है अमेरिका का हमला, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर किया गया। इसमें हुए नुकसान के बारे में अलग अलग किस्म की खबर आ रही है, लेकिन इसके पलटवार में ईरान ने जो इजराइल पर हमले किए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। लगातार ईरान जबरदस्त वार कर रहा है, पलटवार कर रहा है इजराइल पर। इजराइल से भी मेरे साथ कई एक्सपर्ट जुड़े थे, ईरान से भी एक्सपर्ट जुड़े थे, ईरान के जानकार जुड़े थे। इन सभी से बात करके दुनिया का यह बड़ा दिखने वाला युद्ध वैसा नहीं दिखाई पड़ता जैसा वहाँ के लोग देखते हैं। जैसे इजराइल में रहने वाले या साउथ इजराइल में रहने वाले मेहमान मेरे साथ जुड़े, एरोन अब्राम, उनका कहना था हालात उतने बुरे नहीं हैं जितने आपको भारत में दिखाए जा रहे हैं। मैं शिफ्ट में गया था, शिफ्ट के बाद मैंने वापसी की। ईरान के एक्सपर्ट बताते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, लेकिन सतही तौर पर या ऊपरी तौर पर कुछ नुकसान हुआ है, असली नुकसान कुछ नहीं हुआ है। बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान में जो कुछ अमेरिका अचीव करना चाहता था या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना चाहता था वो कर पाया है या नहीं कर पाया है? आइए समझते हैं। תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. ईरान पर दनादन हमले हुए, इसके बाद ये लगा ईरान घुटनों पर आ जाएगा। पूरी दुनिया को ये लगा, लेकिन दुनिया दो खेमों में बटी हुई है और अमेरिका के सामने ईरान झुकने को तैयार नहीं है। यहां तक कि ईरान न सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बल्कि ये भी कह रहा है कि गैम्बलर ने शुरू की जंग खत्म करेंगे हम। ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची ने कहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। इसका मतलब ये है कि जो दावा किया जा रहा है कि परमाणु फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है, क्या वो सच है भी या नहीं है? बड़ा सवाल है ये। ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फागरी ने कहा है कि गैम्बलर ट्रंप, जिसको आप भारत में जुआरी ट्रंप कह सकते हैं, गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू ज़रूर किया है लेकिन इसे ख़त्म हम करेंगे। ये ईरान के तीखे तेवर को दिखाता है। अब एक डर भी बनता है कि जब उन पर वार हुआ है तो पलटवार कहीं बहुत खतरनाक ना हो। देखिए, अमेरिका ने ईरान पर हमला तो कर दिया, कुछ जगहों पर सिलेक्टेड हमला किया गया। कहा गया एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, जो करना चाहते थे वो कर दिया है। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कॉपी कर रहा है अमेरिका। लगभग वैसी ही स्थिति है। ये कहा गया हम यहाँ पर परमाणु फैसिलिटी पर हमला करना चाहते थे, कुछ जगहों को चिन्हित करके हमने हमला किया, उनको नष्ट कर दिया। अब हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते, ये अमेरिका की तरफ से कहा जाता है।
तेहरान में तो हलचल मचा दी है, हमला कर दिया है, लेकिन इसकी बेचैनी वाशिंगटन से जा नहीं रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ईरान की तरफ से, रूस की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ख़ासतौर पर ईरान जिस तरह से पलटवार करने की बात कह रहा है, उससे वाशिंगटन में बेचैनी होना बहुत लाजमी है। ट्रंप ने कहा फोर्डो इज़ गॉन, यानी फोर्डो अब अस्तित्व में नहीं है। इससे भड़के ईरान ने अब पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वो पल पल इस पूरे हालात पर नज़र रखे हुए हैं। खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच यूएस आर्मी भी अलर्ट पर है और अमेरिका के फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तेजी से तैनात किए जा रहे हैं। यूरेनियम कहाँ गया? आसमान निकल गया क्या? ये कहा गया कि परमाणु फैसिलिटी पर हमला किया गया है, खत्म कर दिया गया। जो हासिल करना था वो हासिल कर लिया है। क्या हासिल करना था? G7 के सारे देशों ने यूनेनिमस, एक मत होकर ये बात कही कि ईरान के पास में परमाणु शक्ति नहीं होना चाहिए, उसको खत्म कर दीजिए। अमेरिका ने कहा यही मकसद है, इसलिए हमला करेंगे। हमला किया गया, फिर दावा किया गया कि हमने परमाणु फैसिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया है। लेकिन यहाँ का यूरेनियम कहाँ गया? क्या इसे आसमान निकल गया? बड़ा सवाल है। सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ओर से बड़ी चूक है? ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्या इस बात का सटीक आकलन करने में नाकाम रही है? क्योंकि उसने जिस फोर्डो पर बम गिराया, वहाँ से ईरान ने कहीं, सवाल है अभी कह नहीं सकते हैं, पहले ही यूरेनियम हटा तो नहीं लिया था। ट्रंप का मिशन पूरा हुआ है, लेकिन नेतन्याहू का ऑपरेशन अभी अधूरा है। उनका ऑपरेशन क्या है? इजराइल की तरफ से साफ साफ कहा गया है, खामेनी का खात्मा हमारा लक्ष्य है। इसकी वजह यह है कि उनके अस्पताल पर हमला किया गया, सिविलियंस पर हमला किया गया। इससे नेतन्याहू और इजराइल ने ये पक्का मन बना लिया था कि हम खामेनी को सत्ता से हटाएंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि उनको जो चाहिए था या जिस तरह के ऑपरेशन को उन्हें अंजाम देना था, उसको सफलतापूर्वक उन्होंने अंजाम दे दिया है। कोई एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई किस पर जारी है? इजराइल पर जारी है। इजराइल ईरान अब भी जारी है। और अमेरिका ईरान की जहां तक बात है, बहुत संक्षिप्त मामला है। ऐसा लगता है ईरान भी सीधे अमेरिका से उलझना नहीं चाहता है। वहां रशिया, चाइना, दुनिया की अन्य ताकतें हैं, इशारा कर रही हैं, अमेरिका को बोल रही हैं मत उतरो, मत उतरो, मत उतरो। इसके बावजूद अमेरिका ने जिस तरह का हमला ईरान पर किया है, उससे ये साफ हो गया है कि जब जब ज़रूरत पड़ेगी, या हो सकता है कि इजराइल को ज़रूरत पड़ी हो और अमेरिका सामने आया। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान पर जारी हमले को लेकर कहा कि हम लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन ईरान में अभी भी हमारे कई टारगेट बचे हुए हैं और जब तक टारगेट पूरा नहीं होता, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले ऐसे ही होते रहेंगे, जारी रहेंगे। खामनेई जब तक, एयर स्ट्राइक तब तक, ये बात साफ कह दी गई है इजराइल की तरफ से। यानी जैसा मैंने कहा, खामनेई का खात्मा ये इजराइल का अंतिम लक्ष्य दिखाई पड़ता है। अच्छा, यूं देखा जाए तो इस पर अमेरिका पहले कुछ कहता है, लेकिन बाद में स्पष्ट तौर पर इस एजेंडे को थोड़ा पीछे रख देता है। कहते हैं नहीं, हमें मतलब नहीं कि वहाँ पर कौन शासन करता है, कौन नहीं करता, इनके पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। बात फिर अमेरिका की तरफ से आती। हालांकि इससे पहले के बयान देखें तो इजराइल और अमेरिका का मकसद अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता है। खामनेई को ख़त्म करना या यहाँ पर अपनी पसंद के व्यक्ति को सत्तासीन करना, ये बड़ा मकसद अमेरिका का दिखाई पड़ता है। और खामनेई यहाँ पर ना रहे, ये इजराइल का बड़ा मकसद दिखाई देता है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ सख्त बयान देते हुए कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के शासन के अंत तक इजराइल अपनी जंग जारी रखेगा। ईरान ने इस बयान को भड़काऊ बताया और अपनी सुरक्षा की रक्षा करने का संकल्प लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यहाँ पर बात खत्म हो जाएगी? अमेरिका ने जो करना था वो कर लिया है। ईरान का जो पलटवार है, जवाबी कार्रवाई है इजराइल के खिलाफ, वो किस हद तक जाएगी? इजराइल जो अपना मकसद खामनेई का खात्मा कह रहा है, उसको कब तक पूरा करेगा? पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? अगर ये सारे हालात बने रहते हैं तो बड़ा सवाल है कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे। तो महायुद्ध, जिसको आप लोग कहते हैं वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है क्या? महायुद्ध तो अब शुरू होगा, ये बड़ा सवाल दुनिया के सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट के संकेत दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान
नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा कहते थे, अब कह रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। यहाँ पर सबके मकसद बहुत साफ हो जाते हैं, चाहे इजराइल का मकसद हो, अमेरिका का मकसद हो, ईरान का भी मकसद। देखिए ऐसा नहीं है कि ईरान आज आपको घिरता हुआ दिखाई दे तो आप ये भूल जाएं कि ईरान ने डेथ टू अमेरिका, ये एक फ्रेज़ बहुत सोशल मीडिया से वायरल किया गया। अमेरिका इससे बौखलाया हुआ भी था, नाराज़ भी था। इजराइल फूटी आंख नहीं सुहाता है ईरान को, और वो पहले भी मिडिल ईस्ट में इजराइल की मौजूदगी या उसके विस्तार को लेकर चिंतित रहे हैं या इसके खिलाफ वो अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। हमास और हमास को सपोर्ट करने वाला हिजबुल्ला, ये हुती, ये सभी जो हैं ये कहीं ना कहीं ईरान समर्थित रहे हैं। अब इजराइल पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है, होर्मुज कराएगा विश्व युद्ध 3, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। यूएस में घुसकर होगा हमला, ये भी एक सवाल है। यूएस ने कार्रवाई की है, क्या ईरान पलटवार करेगा? क्या यूएस में घुसकर कोई हमला हो सकता है? हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी दिखाई पड़ती है, लेकिन ऐसा अगर कोई गुस्ताखी की भी जाती है तो ये एक तरीके से विश्व युद्ध 3 का आगाज़ होगा। होर्मुज स्ट्रेट बंद करेगा ईरान। ये इसलिए भी ज़रूरी है समझना क्योंकि इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। ईरान तेल के खेल का एक बड़ा प्लेयर है और सिर्फ रशिया नहीं, सिर्फ चाइना नहीं, भारत जैसे देश भी इससे परेशान होंगे। कुछ आंकड़े हैं आपके सामने हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर कि अभी तक जो युद्ध हुआ है उसमें कितनी मौतें हुई हैं। जैसे ईरान में मौत का आंकड़ा 950 पहुंच गया है। ईरान में घायलों की संख्या भी 3500 के आसपास पहुंच गई है। इनमें आम नागरिक 400 से ज़्यादा हैं और सेना के 253 से ज़्यादा लोग हैं। ईरान इजराइल युद्ध का 11वां दिन चल रहा है और 11वें दिन में अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार दोनों ही तरफ से, इजराइल में भी मौतों का जो आंकड़ा है वो 24 बताया जा रहा है। इजराइल में घायलों की संख्या 900 से ज़्यादा है। फाइटर जेट से इजराइल का हमला जारी है तो इधर मिसाइल्स के ज़रिए ईरान भी अपने हमले कर रहा है। फतेह जो मिसाइल सीरीज़ है 1, 2, 3, ये ईरान की बहुत बड़ी ताकत है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान किस तरीके से हमले कर रहा है। बड़ा चिंता का विषय है, कई एक्सपर्ट्स इस चिंता को उठाते हैं। ईरान के पास अब भी परमाणु फैसिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर उसके पास कुछ परमाणु बम या न्यूक्लियर हथियार भी हैं तो उसके पास पर्याप्त तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं। चीन से भी, हालांकि ये अपुष्ट सूत्रों से खबर है, लेकिन चीन से भी उसको मिसाइल्स का सपोर्ट मिल रहा है और वैसे भी उसका मिसाइल प्रोग्राम दुनिया में किसी अन्य देश के मुकाबले बहुत बड़ा माना जाता है। तो ये माना जा रहा है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो चाहे तो इस तरह के किसी परमाणु हमले को अंजाम दे सकता है। अब इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की आती है। क्या यही जो बात मैंने आपको बताई वही एक बड़ी चिंता का विषय डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनी होती है? अब ट्रंप जो है वो खामखा के चौधरी हैं, इसलिए दुनिया जल रही है। एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, आप कई जगहों पर युद्ध जैसे हालात देखते हैं। इसमें बीच में कूद कौन पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका। और खेलेंगे युद्ध वाला खेल, फिर भी नहीं, फिर भी चाहिए शांति का नोबेल। यहाँ तक कह चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मुझे नहीं देने वाले ये शांति का नोबेल। मैंने यहाँ काम करवाया, मैंने वहाँ काम करवाया, और फिर एक बार बोल दिए, जिसको बार बार भारत नकारता रहा है, कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात को पहले ही ख़त्म करवा दिया, लेकिन मुझे ये लोग नोबेल नहीं देंगे। तो नोबेल के लिए भी बड़े बेचैन दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस बात को कई मंचों पर वो कह चुके हैं, खुद कहते हैं कि मुझे क्यों नहीं दिया जाएगा नोबेल प्राइज़, और फिर ये भी बताते हैं कि मुझे क्यों दिया जा सकता है या क्यों दिया जाना चाहिए, मैंने कितना काम किया शांति के लिए। शोलों से धधक रहा है ईरान और ट्रंप की ग्रेट सनक, ये भी सामने आती है। 2 घंटे 100 धमाके और तेहरान में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ईरान समर्थक कई एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और वो बताते हैं कि ईरान जो है वो कभी भी अमेरिका के साथ में इस तरह का युद्ध नहीं चाहता था। हालांकि इस बात को भी हम स्पष्ट तौर पर देखते हैं कि इजराइल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। इजराइल इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में अपने लिए सबसे बड़े खतरे के तौर पर ईरान को देखता है। हमास इतनी बड़ी ताकत इजराइल के सामने नहीं था जब तक कि उसे हिजबुल्ला और ईरान का साथ नहीं मिलता। ईरान की पूरी आर्मी उसके साथ दिखाई पड़ती थी। अब ये देखिए, यहाँ पर ये हम नहीं कह रहे हैं, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, गैम्बलर ने गेम शुरू किया, ख़त्म हम करेंगे, गैम्बलर गैम्बलर गैम्बलर। धमाकों से
तेहरान जो है वो दहल गया है। अब इसमें शांति की बात, नोबेल की बात क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल उठाने वाला चेहरा भी आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में। जब से राष्ट्रपति बने हैं एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ, दुनिया में चर्चा हुई, यहाँ तक कि अमेरिका में उनके समर्थकों ने विरोध करना शुरू किया। एलन मस्क जैसे उनके करीबी उनसे दूर चले गए हैं और कहने लगे हैं कि फैसले कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं। ईरान को लेकर तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पहले कई लोगों को लगता था सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, सिर्फ बातें कह रहे हैं, सिर्फ हिदायत दे रहे हैं, लेकिन अचानक से जब हमला कर दिया, एक के बाद एक कई हमले कर दिए, इससे साफ हो गया कि अमेरिका इस मामले में सिर्फ बोलने के लिए नहीं उतरा है, वो हमला कर सकता है और उसने एक इशारा कर दिया है। ईरान जख्म खाए बैठा है, ईरान पर हमले हुए हैं, अपनी जनता को जवाब देना है, दुनिया को जवाब देना। देखिए, ईरान को ऐसा मत समझिए कि कोई बहुत छोटा मोटा देश है। ईरान को लेकर G7 देशों ने, अमेरिका ने, दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतवर देश ने अगर चिंता जताई है तो इसका मतलब ईरान के पास वो ताकत मौजूद है जिसको लेकर अमेरिका भी थोड़ा सा भयभीत रहता है। ऐसे ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या करेगा? क्या ईरान चुपचाप बैठेगा? और अगर ईरान चुपचाप नहीं बैठेगा तो वो किस तरह के निर्णय ले सकता है, ईरान क्या कर सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सभी के सामने एक बहुत बड़ी चिंता का विषय ये है कि क्या ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जहाँ तक उसकी सक्षमता का सवाल है, सभी इस बात को जानते हैं कि ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स मौजूद हैं कि अगर उसके पास सचमुच परमाणु हथियार हैं, परमाणु हथियारों को विकसित कर लिया है, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इजराइल इससे डरा हुआ है। इजराइल और ईरान के बीच का ये युद्ध अब भी चल रहा है। लगातार ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, चाहे मिसाइल्स के जरिए हों, चाहे फाइटर जेट्स के जरिए हों। इजराइल भी लगातार हमले की कार्रवाई ईरान पर कर रहा है। ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरे युद्ध में, इन हालात में सबसे बड़े प्लेयर के तौर पर अमेरिका उतर आया है। और अमेरिका जब से आया है तब से रूस इस पर क्या स्टैंड लेगा, ख़ास तौर पर हथियारों के लिहाज से या परोक्ष मदद। अगर हम सिर्फ बयानों के लिहाज से देखें तो हमेशा रूस को आप देखेंगे कि वो ईरान के लिए स्टैंड लेता दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे आगे की बात करें तो हथियारों के लिहाज से, युद्ध में फ़ायदा पहुंचाने के लिहाज से, युद्ध में सहयोग करने के लिहाज से कोई सहयोग नहीं दिखाई पड़ रहा है और ईरान को इस बात की चिंता भी है। ईरान के 6 एयरपोर्ट पर इजरायली हमला हुआ है। एक एक करके मैं आपको कुछ बड़ी खबरें इस हमले के बारे में बता देता हूं। ईरान इजराइल के बीच में सीधा सीधा युद्ध है। ईरान इजराइल पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। बीच में अमेरिका ने जो हमला किया उसको इजराइल के लिए एक सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के 6 एयरपोर्ट्स पर इजरायली हमला हुआ है। दावा यह किया गया है कि 15 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर तबाह किए गए हैं। वहीं इजराइल के अशदोद शहर में मिसाइल अटैक किया गया है। साउथ इजराइल की कई लोकेशंस पर यह अटैक किया गया है, यानी ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। यूएस के हमले के बाद ईरानी संसद का बड़ा फैसला भी देखने को मिला है। संसद में होर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके मायने भी समझ लीजिए। दरअसल दुनिया भर की कई ताकतों को, बड़े बड़े देशों को तेल की सप्लाई होती है। अगर ईरान में होर्मुज स्ट्रेट बंद होता है तो बहुत कुछ प्रभावित होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात करने के लिए गए हैं। ईरान पर हमला बेवजह किया गया, पुतिन ने कहा है, लेकिन इसमें समझने जैसी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने व्लादिमीर पुतिन के सामने ये बात भी रखी है कि भाई ठीक है, बयान दिया आपने, अपना समर्थन दिखाया, वो भी ठीक है, S-400 दीजिए, कोई हथियार वगैरह भी दीजिए, लड़ना है अमेरिका से। पुतिन की ईरान, अमेरिका, इजराइल से बातचीत हुई है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। यूएई और ईरान के राष्ट्रपति से भी उन्होंने बातचीत की है। देखिए, समीकरण यहाँ पर बहुत अलग अंदाज में देखने को मिल रहा है। अमेरिका इस बात को जानता है कि मामला थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो दुनिया की जो ताकतें अभी तक आपको खबरों में एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देती हैं, बहुत मुमकिन है कि वो बिल्कुल आमने सामने आ जाएं। हालांकि जितना मैं समझ पाया हूँ खबरों को, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप, इसको अमेरिका और रशिया की तरीके से मत देखिए, इसको पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के लिहाज से भी देखिए। दोनों के रिश्ते उतने बुरे नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये साथ में भी आ सकते हैं या फिर आपस में बात भी कर सकते हैं, इतने संबंध तो हैं इनके। ऑपरेशन सिंधु ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान से 285 और नागरिक भारत पहुंचे हैं और 1713 स्वदेश लौटे हैं। 160 इजराइल से भी निकले हैं।
तो या दोनों देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं। भारतीय नागरिकों को लेकर भी जो बड़ी खबर आई वो भी आपके सामने रख दी है। ये कुछ अहम खबरें रही हैं। 11वां दिन है युद्ध का। ईरान इजराइल जंग लगातार जारी है। ईरान के विदेश मंत्री का रूस का दौरा, देखिए इसमें अभी तक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आज तक के 11वें दिन का जो अपडेट है वो आपके सामने एक बार फिर रख देता हूं। ईरान के विदेश मंत्री का रूस का दौरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है क्योंकि रूस इसमें अब अमेरिका खुलकर सामने आ गया। पहले इजराइल की तरफ से बयान दे रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ईरान पर हमले किए गए हैं और उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने का दावा किया गया, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका इसमें एक प्लेयर हो गया खुलकर। क्या रूस ऐसा कुछ करेगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान की अपील पर यूएनएससी की आपात बैठक भी बुलाई गई है और यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के कई देश हैं। ईरान को चीन, पाकिस्तान और रूस का समर्थन है। अभी पाकिस्तान जो है ना, ये बड़ा कंफ्यूज्ड मुल्क अभी इस समय इन पूरी परिस्थितियों में है। असीम मुनीर जाते हैं अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं, नाश्ता करके जाते हैं, अगले दिन वो जाकर क्या करते हैं, उनको क्या समझाया गया, चुप रहने को बोला गया या कोई मदद करने को बोला गया, कहना बड़ा मुश्किल है। चीन के खिलाफ नहीं जा सकते। चीन ने तो इनको इतना कर्जे में दबा रखा है कि गले गले तक चीन के गुलाम बने बैठे। चीन की आर्मी पाकिस्तान में जाकर बैठी हुई है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति बड़ी गड़बड़ाई हुई सी है। लेकिन ईरान को फिलहाल चीन, पाकिस्तान और रूस का समर्थन है। इजराइल से जंग में ईरान में अब तक 950 लोगों की मौत हुई है ना, बड़ा नुकसान ईरान का हुआ है। ईरान में अभी भी हमारे कई टारगेट बचे हुए हैं। जब ये बात इजराइल कहता है तो उसका मतलब है उसने कई बड़े सैन्य अधिकारियों को, कई वैज्ञानिकों को, कई लोगों को टारगेट किया है। उसमें कई टारगेट बचे हुए में खामनेई, इंक्लूडिंग खामनेई, कई बड़े चेहरे हैं जिनको इजराइल टारगेट कर सकता है और इसके लिए मोसाद जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। इजरायली आर्मी जो है वो पूरी तरह से लगी हुई है। टारगेट पूरा होने तक ईरान पर हम हमला जारी रखेंगे। अब इसके मायने ये हैं कि खामनेई का खात्मा, जैसा मैंने पहले शुरुआत में भी कहा, खामनेई का खात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य। इजराइल बार बार कह रहा है टारगेट पूरा होने तक ईरान पर हमला जारी रहेगा। या तो खामनेई खत्म हो जाए, खामनेई हट जाए सत्ता से। क्या मकसद है ये तो आपको तब समझ में आएगा जब इजराइल के हमले रुक जाएंगे, ये युद्ध रुक जाएगा। लेकिन ये निकट भविष्य में अब बहुत जल्दी हो जाए ऐसी उम्मीद ज़रा कम लग रही है। अब दुनिया ज़्यादा सुरक्षित है। 24 घंटे में हालात बदले हैं। ईरान ने एयर स्पेस को बंद रखने की डेडलाइन बढ़ाई है। मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक सैनिक निशाने पर है, ये बात ईरान कह रहा है। ईरान एक तरह से धमकी दे रहा है, डरा भी रहा है। मिडिल ईस्ट में हर अमेरिकी नागरिक सैनिक निशाने पर है, हम ऐसे बदला लेंगे, ये बात ईरान ने कही है। अब ईरान जब ये बात कहता है तो भड़काऊ सी भी लगती है। क्या इसके बाद में अमेरिका चुप रहेगा या अमेरिका इस बात का इंतज़ार करेगा कि ठीक है, हाँ देखो जो तुम कह रहे हो वो कुछ करके दिखाओ, उसके बाद में हम देखते हैं। ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं, जिसको डी एस्केलेशन कह। अमेरिका कह रहा है हम नहीं चाहते कि युद्ध भड़के। हार्मूज बंद है और दुनिया में इसको लेकर हलचल है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा। यूएस के हमले के बाद ईरानी संसद में बड़ा फैसला हुआ है। संसद में हार्मूज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास हुआ है। लेकिन इसके बड़े खतरे क्या हैं, कुछ आपको बताया, कुछ और जान लीजिए। दुनिया भर में तेल व्यापार पर खतरा मंडरा गया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को, बड़ी बड़ी ताकतों को यहीं से तेल जाता है। हार्मूज स्ट्रेट से करीब 30% तेल व्यापार होता है। 30% पूरी दुनिया का 30% का मतलब है कुछ देशों के लिए तो लगभग 90, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्रतिशत यहीं से आयात होता है। हार्मूज स्ट्रेट बंद मतलब हमारे यहाँ तेल की किल्लत और परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। यानी कुल मिलाकर ईरान में जो कुछ भी हो रहा है, अमेरिका का हमला होता है, अगर ईरान कोई डिसीजंस लेता है तो इसका पूरा असर पूरी दुनिया पर पड़ना है। निश्चित तौर पर जिन देशों पर इसका विपरीत या नकारात्मक असर पड़ना है वो इसके खिलाफ बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या एक दबाव पूरी दुनिया से अमेरिका और इजराइल पर बन सकता है। इजराइल बार बार कह रहा है हमारे टारगेट ख़त्म नहीं हुए, हम अंतिम टारगेट तक लड़ते रहेंगे, और ईरान लगातार इजराइल पर हमले भी कर रहा है। इसका अपडेट भारत एक्सप्रेस पर लगातार आपको मिलता रहेगा।